हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज डेट 9 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से रिलेटेड। देखिए हमारा क्वेश्चन है येल तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, हिंदी में होगा पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। देखिए दो यूनिवर्सिटीज़, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप इनके नाम याद रखिए, येल यूनिवर्सिटी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने एक इंडेक्स को तैयार किया। उस इंडेक्स का क्या नाम है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें 180 देशों को 11 श्रेणियों में 32 संकेतकों के आधार पर उनको देखा जाता है कि किस देश की कौन सी परफॉर्मेंस है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि किस देश ने इस इंडेक्स में टॉप किया, यानी जो पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए सबसे बेटर कदम किस देश ने उठाए हैं। देखिए हमारा जो आंसर है वो है डेनमार्क। जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। उसके बाद देखिए लग्जमबर्ग ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत का 180 देशों में 168वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 168वां स्थान है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन का 120वां स्थान है। कुल कितने देशों को इसमें इकट्ठा किया गया था, या कुल कितने देशों को इसके द्वारा मापा गया? उनकी संख्या 180 देशों में से इस पर्यावरण इंडेक्स को तैयार किया गया। चीन का स्थान कौन सा? 120वां। और यूएसए का स्थान कौन सा है? यूएसए का स्थान है 24। इसके साथ देखिए जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसको ये दो यूनिवर्सिटियाँ तो तैयार करती हैं ही हैं, इसके साथ साथ इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से भी जारी किया जाता है। अगर आपके सामने इन फ्यूचर एग्जाम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, और आपको इन तीनों में से कोई भी अगर ऑप्शन दिखाई देता तो आप तीनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। आपको अगर तीनों ऑप्शन में मिलेंगे तो आपको ओल्दा वो मिलेगा। उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता। कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता? 2 वर्ष के। देखिए अभी वर्ष 2020 में जारी किया गया, तो पिछली बार कब किया होगा? वर्ष 2018 में इसको जारी किया गया था। उस समय भारत की रैंक क्या थी? उस समय भारत की रैंकिंग 177 थी। यानी जो इस साल से अगर हम 2018 की भारत की रैंक को कंपेयर करें तो भारत ने 9 अंकों का 9 स्थानों का सुधार किया है। कितने अंकों का सुधार किया? 9 स्थानों का। उसके बाद देखिए जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको 11 श्रेणियों तथा 32 संकेतकों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अगर पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स से कोई भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके सामने मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन करा दिए। इनके आधार पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पे, आप फ्यूचर एग्जाम में पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 10% बढ़ा दिया है। आप बताइए वर्ष 2020-21 के लिए अब कुल कितना बजट होगा। देखिए हुआ क्या है, इनिशियली गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ बजट को डिसाइड किया था। कब? फरवरी माह में, जब हमारे देश का बजट डिसाइड होता है। लेकिन अब जो चाइना के साथ स्टैंड डाउन चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उस बजट में 10% का इजाफा कर दिया। अब ये कितना हो गया? उससे पहले देखिए जो इनिशियली बजट था 2 फरवरी में ये 784 करोड़ था। अब 10% अगर बढ़ा दिया गया तो ये कितना हो गया? 862.4 करोड़ रुपए। ये रुपए कहाँ पे खर्च किए जाएंगे? ये हमारे जो बॉर्डर है, सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें रोड कंस्ट्रक्शन, पुल बनाने इत्यादि के लिए, यानी जो बॉर्डर के आसपास वाला जो इलाका है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। कितने प्रतिशत का इजाफा किया? 10% का। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, अब जो चाइना के साथ स्टैंड डाउन चल रहा है हमारा जो उसका मेन रीज़न क्या है? चाइना आपत्ति जता रहा है कि जो भारत ने अभी पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बॉर्डर एंड रोड इन ऑर्गेनाइजेशन ने
जो रोड बनाने का काम है उसमें काफ़ी तेज़ी लाई है, और लगातार आप सुन रहे हैं 10-15 दिन के बाद सुनने को मिल जाता है कि आज वहाँ पे बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुल का निर्माण हो गया, अरुणाचल प्रदेश में नई सड़क का निर्माण हो गया, लद्दाख में नई सड़क का निर्माण हो गया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चाइना इससे परेशान है, चाइना बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, और इसी को रोकने के लिए चाइना ये सारा स्टैंड डाउन हमारे जो तनाव है दोनों देशों के बीच में एलओसी पे क्रिएट किए हुए हैं। देखिए, अब जो कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी भारत व चाइना के बीच में, इसमें यही बात निकल के आई। चाइना ने इसी बात पर आपत्ति जताई कि जो मोटे मोटे बात है चाइना की, कि भारत को जो बॉर्डर एंड रोड बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें बना रहा है, उस कार्य को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद चाइना की एक और प्रॉब्लम है कि अनऑफिशियली जो ग्लोबल माउथपीस है चाइना का, जो न्यूज़पेपर है, उसने बोला कि अगर भारत जी7 का एक्सपेंशन होता है और भारत G10 या G11 जो भी नया बनता है उसमें शामिल होता है, तो भारत आग से खेलने का कार्य करेगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों से, इसके साथ साथ भारत जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट कर रहा है, जो मिलिट्री पैक्ट अभी साइन हुआ है 4 जून को, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो वार्ता हुई थी, उसमें 2 समझौते तथा 7 दूसरे मसौदों पर सहमति बनी थी। उसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि दोनों देश की जो आर्म फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के मिलिट्री बेस का साझा यूज कर पाएंगे। इन्हीं सब कारणों से चाइना भारत से एक तरह से कुंठित है, डरा हुआ, और भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी सेम तरीके से परेशान करने में लगा हुआ है। इसी के मद्देनज़र जो चाइना ने अभी अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। उस एडवाइजरी में चाइना ने अपने नागरिकों से अपील किया है कि वे इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा न करें। देखिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को हमें एक बार समझना। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब बॉर्डर पे इतना ज़्यादा स्टैंड डाउन चल रहा है, तो एक कमेटी है सेक्टर कमेटी। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का गठन है तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने किया था, कब 2016 में। और ये कौन थे? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DB सेक्टर इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और यह 11 सदस्यीय कमेटी थी। इस कमेटी को यह बताना था कि जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जो बजट है, देखिए हमारा जो बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सैन्य बजट है, रक्षा बजट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जवानों की सैलरी है, कुछ दूसरे ऐसे जो डे टू डे यूज के कार्य होते हैं उनमें चला जाता है, और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही कम कर पाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कि जैसे नए एयरक्राफ्ट खरीदना या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना जिनका फ्यूचर के लिए जो काफ़ी लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है जो दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और हमारे देश के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर हम खर्च ही नहीं कर पाते। कौन सी कमेटी थी? सेक्टर कमेटी थी। इस कमेटी ने जो आर्म फोर्सेज के जवान हैं उनकी कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर, तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्टअप किया जा सकता है, इसके ऊपर भी इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। और आप पिछले कुछ 2-3 सालों से जैसे CDS का निर्माण हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और कुछ दूसरे बहुत सारे जो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी आर्म फोर्सेज, इनको ट्रांसफर करने में कहीं ना कहीं इस कमेटी का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसका क्या नाम? सेक्टर कमेटी। आप इस कमेटी को याद रखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस कमेटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका कपिल मेहता को कहाँ नया राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए, मोनिका कपिल मेहता ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज की एक डिप्लोमेट है, और इनको अभी स्विट्जरलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन में हाल ही फिलहाल देखिए ये जितने भी नाम हैं इनमें जो नियुक्तियाँ की गई है वो पिछले 1 वीक में की गई है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी को रिमाइंड करना। और अगर आप इन सभी को आज से अगर आप सभी नियुक्तियों को रिमाइंड करते हो या याद करते हो, तो जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 3 या 4 महीने बाद ही होगा, या उसके बाद ही होगा। तो उससे क्या होगा, जो नियुक्तियों से संबंधित या किसी भी व्यक्ति का देहांत या अवार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पिछले 3-4 महीनों से पूछे जाएंगे। इसलिए आप आज से अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दीजिए और अपने माइंड में इन चीज़ों को रखिए। देखिए, ब्रिटेन में भारत के नया उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया? गायत्री आई कुमार। ब्रिटेन में कौन है? गायत्री आई कुमार। उसके बाद सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त P कुमारन। सिंगापुर में कौन है? P कुमारन उच्चायुक्त। ये क्या है? उच्चायुक्त P कुमारन। उसके बाद देखिए, कुवैत में भारत के नए राजदूत, ये क्या है? राजदूत CV जॉर्ज।
कुवैत में कौन है? सीबी जॉर्ज। उसके बाद देखिए फिनलैंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट रवीश कुमार जी, रवीश कुमार। इससे पहले ये जो भारत का विदेश मंत्रालय उसके प्रवक्ता थे, स्पोक पर्सन थे, आपने काफ़ी बार रवीश कुमार जी का नाम सुना होगा। और इनको काफ़ी बार जो विदेश मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता था तो ये उससे रिलेटेड जो भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसको यही संबोधित करते थे। इनको अभी कहाँ पे राजदूत इनको नियुक्त किया गया? फिनलैंड में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। देखिए पापुआ न्यू गिनी में किया गया है उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल, सुशील कुमार सिंघल, आप लिख लीजिए सुशील कुमार सिंघल। इनको पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड में है मोनिका कपिल मेहता, ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार, सिंगापुर में है पी कुमारन, कुवैत में सीवी जॉर्ज, फिनलैंड में है रवीश कुमार जी और पापुआ न्यू गिनी में है सुशील कुमार सिंघल। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, कहीं पे मैं राजदूत बोल रहा हूँ और कहीं पे मैं उच्चायुक्त बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? देखिए एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 54 नेशन का, इसमें ऐसे नेशन शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन ने इन देशों पे कभी राज किया है। ऐसे देशों को समूह को बोला जाता है कॉमनवेल्थ। और कभी भी हमारे देश के किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट की नियुक्ति इन 54 कंट्री, यानी इंडिया को अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो 53 कंट्री बचे हैं, इनमें की जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं, यानी उच्चायुक्त बोलते हैं। इन 53 देशों के अलावा अगर किसी भी दूसरे देश में हम भारतीय फॉरेन डिप्लोमेट की नियुक्ति होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको राजदूत बोला जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस वैश्विक समूह ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता राशि देने की बात की? देखिए G20 ने अभी घोषणा की है कि वो 21 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता देगा। 1 बिलियन यूएस डॉलर इज इक्वल टू 7,500 इंडियन करोड़ रुपीज़, 7,500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, देखिए G20 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और ये जो वर्ल्ड की मोस्ट 20 एडवांस इकोनॉमी है उनका एक समूह है। इसमें 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधित्व करता है। आप मुझे ये बताइए कि कमेंट करके यूरोपियन यूनियन में अब कुल कितने देश बच गए? यूरोपियन यूनियन में अब कुल कितने देश बचे हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है और इस बार के वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। इस बार की थीम क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। और जो वर्ल्ड ओशियन डे है वो किस डेट को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। दोबारा मैं जो थीम है उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। देखिए इसके अलावा बेसिकली एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो ओशियन डे क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2008 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था तथा 2008 में पहली बार जो वर्ल्ड ओशियन डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को जो ओशियन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा सके और जो ओशियंस है उनका कंजर्वेशन किया जा सके, इसी उद्देश्य से वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट ओशियन डे हैं उनको आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, कौन सा डे? मिल्क डे, दूध दिवस। 2 जून तेलंगाना दिवस, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। 3 जून वर्ल्ड साइकिल डे। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए। एटलस साइकिल का आपने नाम सुना होगा, ये भारत की काफ़ी फेमस साइकिल थी एटलस। कौन सी? एटलस। अभी 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल के दिन ही जो एटलस ने इसका जो लास्ट कारखाना था उसको भी बंद करने की घोषणा की, यानी आपको फ्यूचर में कभी भी कोई नई एटलस साइकिल नहीं मिलेगी। आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने अपना जो लास्ट कारखाना उसको भी बंद कर दिया है। किसने? एटलस साइकिल। ये काफ़ी फेमस साइकिल हुई थी। उसके बाद देखिए 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद देखिए 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कौन सा? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को हमने डिस्कस कर लिया, इसके साथ बचा 6 जून। देखिए 6 जून को मनाया जाता है रूसी लैंग्वेज डे। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे आप जानते ही होंगे, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी,
रूसी और अरबी, इन 6 भाषाओं को अलग अलग डे पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इन देशों को बढ़ाने में मदद मिल सके। और जो रूसी लैंग्वेज डे है उसको मनाया जाता है 6 जून को। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? कौन सी मान्यता? प्लेटिनम। देखिए अभी हाल ही फिलहाल राजीव गांधी एयरपोर्ट को जो हैदराबाद में स्थित है उसको प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर जी बने हैं। ये एंटरटेनमेंट से संबंध रखते हैं तथा फरहान अख्तर जी के ये फादर हैं। बेसिकली जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है? द रिसिपिएंट विल बी ए डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस। जो इस अवार्ड को पाने वाला व्यक्ति साइंस से हो सकता है, स्कॉलरशिप, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकता है, और इसने पब्लिकली ने कहीं ना कई बार ऐसे अपने विचारों को रखा हुआ हो और ऐसी बात का समर्थन किया हो जो साइंस का साथ देती हो। कहने का दूसरे शब्दों में कहने का ये रहता है, कई बार जो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं जो लॉजिकली ठीक नहीं होती, लेकिन कुछ ही व्यक्तियों में ऐसी हिम्मत होती है जो उस बात को, तर्कसंगत बात को रखते हैं, जो साइंस के अनुसार बात को रखते हैं, पब्लिकली इस बात को भी जानते हुए कि उसका विरोध हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इस अवार्ड की शुरुआत 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।